हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं के लेसन अम्ल क्षार गुणवत्ता के अंतर्गत हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी कई सारी विशेषताएं आपको बताई गई कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपलब्ध कराते हैं। आज हम लोग अम्लों के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें पहला गुण लिखा गया है अम्लों की क्रिया धातुओं से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो लोग धातु लेंगे वो सक्रिय धातु लेंगे। धातुएं बहुत सारी होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम 80% मेटल ही धातुएं ही हैं, लेकिन इस क्रिया में हम लोग प्राय सक्रिय धातु का उपयोग करते हैं। सक्रिय धातु के रूप में आप किसको ले सकते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि। तो जब भी अम्लों की क्रिया धातुओं से करानी हो तो ध्यान रखिएगा इन्हीं धातुओं को प्राय लेंगे ताकि क्रिया कराने में आपको कोई बहुत परेशानी न हो। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सोना ले लेते हैं। अब सोना एसिड से क्रिया ही नहीं करता है तो फिर ये क्रिया कहाँ से होगी। कोई पारा ले लेता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी अम्ल की क्रिया धातुओं से आप कराएंगे तो इन्हीं प्राय धातु, क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातुओं को ही आप लेंगे। इसके अलावा जब अम्ल का चुनाव करना हो, अम्ल भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। ऐसे अम्ल बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे कि जब भी अम्लों की सामान्य अभिक्रियाओं को, सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करना हो तो मुख्य रूप से आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का ही चुनाव करेंगे। इसमें ये जो HNO3 होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए प्राय इस प्रकार की क्रिया ये शो नहीं करता है। इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस को तुरंत ऑक्सीकृत करके और जल का निर्माण कर देता है। तो यदि आप इस क्रिया के लिए HNO3 अम्ल का चुनाव कर लिए तो ये अभिक्रिया आपकी गलत हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये क्रिया बड़ी आसानी से करा लेंगे। अम्ल के रूप में प्राय दो अम्लों को लेंगे और जब तक की शर्त न दे कि इस अम्ल के साथ क्रिया कराइए, और धातु के रूप में प्राय ही धातुओं का आप लेंगे जब तक की शर्त न दे कि इस धातु से क्रिया कराइए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी गई है कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी सक्रिय धातु से कराते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक समीकरण के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं। जैसे अम्ल के रूप में मैंने बताया कि Cl या H2SO4 में से किसी को लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग Cl को लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम धातु लेते हैं। आप देखेंगे कि अम्ल की जो पहचान होती है उसमें होता है कि हाइड्रोजन आयन होता है। तो होता क्या है बच्चों, ये जब सक्रिय धातुओं को अम्ल में डालते हैं तो ये सक्रिय धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। सक्रिय धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। क्यों कर देती हैं, आगे इसी 10वीं की क्लास में आपको बताया वैद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें हम लोग देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता या कह सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर एक श्रेणी बनाई जाती है, जिसको हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी कहा जाता है। उस श्रेणी में हाइड्रोजन को भी रखा गया है। तो जो धातुएं उस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील मानी जाती है। और रासायनिक अभिक्रिया में एक नियम होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से विस्थापित कर देता है। तो सेम चीज यहाँ पे वही होता है कि जब किसी सक्रिय धातु को अम्ल में डालते हैं तो ये सक्रिय धातु अम्ल में से इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। अब कोई मान लो यहाँ पे मैं क्यों मना कर रहा था, कोई
कि कोई भी मेटल आप उठा के ले, जैसे मान लो कॉपर या कोई इस तरह से ले लिए मेटल आपने, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होगा तो विस्थापित नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आपकी जो क्रिया होगी वो गलत हो जाएगी। तो इन सब बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो ये समीकरण आप सही तरीके से कर पाएंगे। आइए शुरू किया जाए। तो ये सोडियम इसमें हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो बना लेगा NaCl प्लस, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, अलग हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि जब हाइड्रोजन को हम लोग अकेले लिखते हैं तो हमेशा H2 के रूप में, अणु के रूप में लिखते हैं, न कि H परमाणु के रूप में लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि समीकरण को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। आइए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर देंगे। एक चीज और, जब भी समीकरण को बैलेंस करते हैं तो गुणा हमेशा अणु की संख्या में करते हैं, न कि परमाणु की संख्या में करते हैं। तो अब हमने जब हाइड्रोजन को तो यहाँ पे बैलेंस कर लिया, लेकिन क्लोरीन भी अब 2 हो गया, क्योंकि जो अणु की संख्या होती है वो शेष सभी परमाणुओं से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब इस क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ 2 से गुणा किए तो सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ सोडियम में भी 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे ये समीकरण बैलेंस हो गया। तो आइए क्रिया पे चलते हैं। समीकरण बैलेंस कैसे किया जाता है अलग टॉपिक है, इसको कभी दूसरे वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। हमने एक अम्ल लिया, एक धातु लिया। अम्ल में जब धातु को हमने डाला तो ये धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। इसे हम लोग विस्थापन की अभिक्रिया भी कहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें हम लोग कैल्शियम को डाल देते हैं। आप देखेंगे ये कैल्शियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और SO4 के साथ स्वयं जुड़ जाएगा तो बनाएगा CaSO4 प्लस वही हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब भी रासायनिक समीकरण में कोई गैस होती है उसके बगल में इस तरह से एरो लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये गैस प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। सेम चीज यहाँ भी लगा देंगे। इस समीकरण को देख लेते हैं, क्या बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये समीकरण अपने आप बैलेंस हो गया है। तो बच्चों पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जब किसी सक्रिय धातु क्रियाओं में से कराते हैं तो वो सक्रिय धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। हाइड्रोजन को क्यों बार बार कहा है, क्योंकि अम्ल की पहचान होती है उसमें हाइड्रोजन होता है और उसी हाइड्रोजन को ये सक्रिय धातु उसमें से विस्थापित कर देता है। आइए दूसरा एक पॉइंट लेते हैं। अम्लों की क्रिया क्षारों से, अम्ल प्लस क्षार, अम्लों की क्रिया क्षारों से कराते हैं। तो लिया हमने अम्ल प्लस क्षार, बनता है लवण प्लस पानी। बहुत ही फेमस क्रिया है बच्चों। अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराते हैं तो बनता है लवण और पानी। ध्यान दीजिए एक चीज, अम्ल की पहचान होती है कि उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, सिंपली कह सकते हैं हाइड्रोजन होता है। क्षार की पहचान होती है कि उसमें OH आयन होता है। अम्ल में H आयन और क्षार में OH आयन। और जब दोनों की क्रिया कराई जाती है तो अम्ल का हाइड्रोजन और क्षार का जो OH है ये दोनों इनसे रूठ जाते हैं और निकलकर अलग एक अपना यौगिक बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि HHO, तो दोनों को जुड़ा H जुड़ा तो H2 और O, इस प्रकार से बन जाता है H2O, बन जाता है पानी। और शेष जो तत्व बच रहे हैं उनको हम ऐड करेंगे Na+Cl, तो ये आपका बन जाएगा NaCl। और जो NaCl जिसमें ना हाइड्रोजन आयन हो, जिसमें ना OH आयन हो, उसको हम लवण बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो अम्ल की पहचान थी, जो क्षार की पहचान हाइड्रोजन आयन और OH आयन ये इनसे छीन गए तो ये दोनों उदास हो गए। इसीलिए इस क्रिया को यानी अम्ल क्षार की क्रिया कराने के बाद लवण और पानी बनने की क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण की क्रिया भी कहते हैं।
बहुत सारी परीक्षाओं में अलग से पूछता है कि उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है। तो आपका जवाब होगा कि जब अम्ल और क्षार क्रिया आपस में कराते हैं तो लवण और पानी के बनने की क्रिया को ही उदासीनीकरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। 2 रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़ा, शेष रासायनिक गुण अगले वीडियो में पढ़ते हैं।